प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 9 के रसायन विज्ञान को पढ़ रहे हैं। इसमें आपका चैप्टर है परमाणु और अणु। परमाणु और अणु के हम लोग ने 2 भाग पढ़ लिए हैं और इस प्रकार से भाग तीसरे में हम लोग को पढ़ना है। तो 2 भाग में हम लोग ने परमाणु और अणुओं के बारे में देखा कि परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु क्या होता है, परमाणु की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इस चीज़ को आप लोग ने भली भांति देख लिया। अब बात ये हो गई कि हम लोग रसायन विज्ञान में ये भी देख लिए कि परमाणु सबसे छोटा है और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य है और इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, ये लेकिन ये स्वतंत्र नहीं रह सकता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रदरफोर्ड ने बताया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये क्या है, विभाज्य, इसको विभाजित किया जा सकता है। इसके 3 और मूल कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इनकी ये बताएगी कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने देखा। अब जब देखा तो हम लोग ये बात होती है कि रासायनिक, इन्होंने भी बताया रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो क्या रासायनिक अभिक्रिया के नियम है? तो रासायनिक संयोग अभिक्रिया में क्या होता है, उसमें अभी आपको बताया है कि परमाणु सबसे छोटा कण होता है और जब भी बनेगा ऐसा मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। तो अणु बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलेंगे। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु जब मिलकर अणु बनाते हैं तो वो संयोग कहलाता है। तो उसके संयोग के क्या नियम है? तो रासायनिक संयोग का अर्थ ही होता है कि रसायन, जितने भी रासायनिक तत्व है, रासायनिक परमाणु है, जिस रूप में मिल करके एक अणु बनाते हैं उसके संयोग को रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। इसमें विभिन्न नियम हैं जिसमें हम कुछ नियमों को देखेंगे। पहला रासायनिक अभिक्रिया के नियम है रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि रासायनिक संयोग के जो पहला नियम है वह द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मैं आपको बता दूं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। ऐसे नाम से मालूम हो रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण अर्थात संरक्षण मीन्स होता है जो नियत वैल्यू होती है, कांस्टेंट। ये बिल्कुल क्या होती है, स्थिर होती है। इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य संरक्षण। तो द्रव्यमान का मतलब उसका द्रव्यमान जो है कि बिल्कुल एक क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है। जैसे कोई भी संयोग अगर करता है, अगर पानी बनाते हैं H2O बनता है, तो H2O बना तो इसमें जो भी इनकी जो पानी की जो मात्रा है, जो भी संयोग करते हैं तो इनका द्रव्यमान क्या होता है, नियत होता है, जिस चीज से मिलकर बनाए होंगे। जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनाते हैं, पानी जब बनाते हैं H2O बनाते हैं, इसको संतुलित कर देते हैं इस प्रकार से। तो ये कहने का मतलब इधर का जो द्रव्यमान है वो इधर का द्रव्यमान बराबर होता है। इसके बीच में एक तीर का निशान लगाते हैं। तीर का निशान ये होता है कि ये इधर से इसके मिलने से ये बनते हैं, इसके मिलने से ये बनते हैं। जो मिलते हैं ना, तो उसको एक और भी हम बता दें, जो मिलकर बनते हैं उस क्रिया को हम कहते हैं अभिकारक। अभिकारक मतलब इसमें जो मिलते हैं, मिलकर जो बनते हैं, तो उसको बनने के लिए जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उन पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अर्थात उस क्रिया में भाग लेने वाले, किसी भी क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और उससे जो प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो अब क्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और क्रिया से जो भी पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब तो ये जो तीर होती है ना, वो इंडिकेट करती है कि इधर से इधर की ओर बन जाते हैं। कुछ में तीर ऐसे भी दिए जाते हैं, आप देखे होंगे रसायन विज्ञान में। तो ये कहने का मतलब ये इससे ये भी बन जाते हैं और इससे ये भी बन जाते हैं, दोनों तरफ तीर होते हैं। तो ये बात ये दर्शाती है कि इस तीर का जो लोग होता है वो ये बनाती है कि
हमेशा प्रोडक्ट की ओर होती है, उत्पाद की ओर होती है, उससे क्या बनता है उस हद की ओर होती है। तो तीर एक प्रकार की ये वही की बैलेंस का भी काम करता है। आप जितना कहते हैं कि शरबत में आप चीनी डालेंगे वो शरबत उतना ही क्या होगा, मीठा होगा। ये नहीं कि आप कम डालेंगे तो मीठा हो जाएगा, किसी के हाथ से वही चीज़ पड़ा है कम तो भी मीठा हो जाएगा, नहीं, ऐसा हाथ से मतलब नहीं होता है, उसमें मटेरियल्स की बात होती है। तो आप जितना जितना मिलाएंगे, जितना हाइड्रोजन मिलाएंगे, जितना ऑक्सीजन मिलाएंगे, उतना ही क्या बनेगा, पानी के बनेंगे। मतलब कि दोनों का बैलेंस क्या होता है, बराबर होता है। मैं इस साफ साफ बता दूं कि जैसे ये बाढ़ घंटा है, ये तराजू है, गांव में आप कहते हैं इसको तराजू करते हैं, क्या कहते हैं, तराजू करते हैं। तो ये तराजू है, ये अगर इस रस्सी से ऐसे बंधा हुआ है, ये ऐसे मान लो कि ये जैसे भी ऐसे है या भी, और इस सब से ऐसे लटका दिया गया है, इसका मतलब ये बैलेंस ये है, ये दोनों पल्ले आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर ये इंडिकेट करते हैं कि आप जिधर इतना भार रखे हैं, इतना मटेरियल्स रखे हैं, ये इतने का है। आप कहें कि मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, 2 किलो चावल चाहिए, तो 2 किलो का बाट रखेंगे, और बाट रखेंगे तो फिर इसमें चीनी जो भी चावल रखते जाएंगे, जब ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तो कहें कि आपका 2 किलो हो गया, ले लीजिए। अगर ये आपका नीचे है तो ये कहने का मतलब चावल की मात्रा अधिक है, अगर चावल अगर ये ऊपर हो जाएगा, बाट नीचे है, तो चावल आपका क्या है, कम है, इतना तो आप जानते ही हैं। और जब बराबर हो गया तो ये कहें कि जितना था, मतलब 5 किलो है तो 5 किलो है, 2 किलो है तो 2 किलो है। तो इस तरह से जितना भार होता है, जितना आपको चाहिए, दोनों बराबर हो गए, तो इसको कहते हैं बराबर कहते हैं, इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षित है, अर्थात इस नियम को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण है। दोनों पल्लों का जब द्रव्यमान, दोनों पल्ले बिल्कुल एक समान हो गए, इनकी जो ये छड़ी है बिल्कुल एक सीध में हो गई, तो आप कहें कि ये दोनों एक तल में हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, इस चीज़ को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण कहते हैं। तो कहने का मतलब आप जिस भी रासायनिक क्रिया में जितने भी पदार्थ मिलाते हैं, जितने द्रव्यमान मिलाते हैं, उतने ही द्रव्यमान बनाते हैं। अब एक लड्डू बनाना है, मान लीजिए कुछ भी लड्डू बनाना है, तो उसमें आप कहें कि 2 किलो चीनी और 3 किलो बेसन। अब मैं हलवाई नहीं हूँ, ये नहीं कि 3 किलो बेसन में 2 किलो चीनी होगा, मतलब ऐसे ही कि 2 किलो अगर चीनी है, 3 किलो बेसन है, अब इससे आप लड्डू तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से वो उसमें तेल भी लगा होगा छानने के लिए, तो एक पाव आप देखें तेल खत्म हो जाता है, तो तेल समाप्त कहाँ हुआ, आप तेल जो डाले थे वो अगर 1 मिनट था, उसके बाद अगर 750 ml बचता है, तो इसका मतलब 250 ml तेल क्या हो गया है, ये इसी में एब्जॉर्ब हो गया होगा, तो 250 ml तेल हो गया। 250 ml का मतलब हो गया कि 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, या इसको कह सकते हैं 10.25 किलोग्राम, 250। अब ये हुआ, अब उसमें कुछ पानी की मात्रा, आप चीनी को जब गलाए होंगे ना, तो उस गलाने के लिए कुछ पानी की मात्रा उसमें 100-150 ग्राम नहीं होगी, तो हम 100 ग्राम ही मानते हैं, 200 ग्राम ही मानते हैं, ये हो जाएगा 0.20। अब ये पूरा जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा कितने लड्डू, कितने किलो का लड्डू बनेगा, ये आपको पता हो जाएगा। तो 3 2 5 और ये हो गया 5.45, ये इतने किलो का वो लड्डू तैयार हो गया। कितने किलो का, 5.45 किलोग्राम का एक लड्डू, मतलब इतने वजन का लड्डू तैयार हुआ। तो कहने का अर्थ यह कि बेसन तो इतना ही था, इतना लड्डू कैसे बन गया, तो उसमें या चीनी इतना था, बेसन चीनी इतने था, लेकिन फिर भी उससे अधिक हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उसमें हम और भी चीज़ें डाले हैं, उसमें पानी है, उसमें तेल है, सभी चीज़ें मिला कर ये बना रहे लड्डू बन रहा है। तो ये लड्डू बनाने के लिए किन किन मटेरियल्स को डाला गया, क्या क्या उसमें प्रयोग किए गए, तो सभी का जो योग होता है वो लड्डू तैयार होता है। लड्डू तैयार होने में उतना लगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इन सभी को मिलाकर जितना द्रव्यमान आप डाले थे
उतना द्रव्यमान का लड्डू प्राप्त हुआ। इसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बात समझ आई? मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दोनों पक्षों अर्थात लेफ्ट साइड राइट साइड अभिकारक और उत्पाद दोनों अगर के द्रव्यमान आपस में बराबर है तो इसको हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब बराबर है क्या? बराबर रहते ही हैं। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक संयोग होता है, तो उसमें जितना पदार्थ मिलाते हैं उतना ही पदार्थ प्राप्त होता है। इस क्रिया को, इस नियम को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब दूसरा जो नियम होता है मैं बता दूं आपको। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। अब आप कहेंगे स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है। इसका ये दिया है कि इनका अनुपात रेशियो नियत होता है। किसका रेशियो नियत होता है? जितने आपने उसमें जो चीजें मिलाए हैं उनका रेशियो वो एक नियत होता है। अर्थात ये पानी होता है, पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। H2O होता है, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन क्या है? 1 है। और बात करते हैं इनका रेशियो, तो इनका रेशियो कितना हो गया? 2:1। 2 संबंधे 1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2 संबंधे 1 हुआ। अब ये कहें कि अब जाके हम तो स्कूल पे तो पानी शब्द बताए थे, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2 संबंधे 1 था। अब कहेंगे घर का पानी का होगा कितना होगा? घर के जल का कितना होगा? गंगा माई के जल का कितना होगा? गड्ढा के तालाब के कितना होगा? अब लंदन से अगर अमेरिका से पानी लाए तो उनका जल में अनुपात जो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना होगा? तो ये जानिए, चाहे वो लंदन से आए, चाहे अमेरिका से आए, चाहे वो कुएं का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे नदी का, चाहे समुद्र का, चाहे नाले का, चाहे घर का या बाहर का, चाहे आरओ का, वो किसी का होगा। उसमें पानी अगर की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, तो जल की बात करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो अनुपात होती है वो क्या होती है? एकदम सेम होती है, बराबर होती है। बात होती है उनके अणुओं की संख्या। अब हो सकता है अगर इनके अणुओं की संख्या बढ़ जाए, 2 हो जाए, तो 2 होती है अणुओं की संख्या, तो हाइड्रोजन भी अपने का क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना 4 और ये भी 2 गुना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 3 होता है तो हाइड्रोजन 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना 6 और 6 होगा तो इसके लिए ये हो जाएगा 2, 3 कम 3। अगर 4 गुना होता है तो 4 गुना 8 हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 4 कम 4। मतलब इनका जो अनुपात जिस अनुपात में अगर ऑक्सीजन बढ़ता है उसी अनुपात में हाइड्रोजन भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी पानी होगा। जिस अनुपात में हाइड्रोजन बढ़ाते हैं उसी अनुपात में ऑक्सीजन को ही बढ़ाना होगा, तभी पानी बनेगा। बात समझ आई? तो ये होते हैं स्थिर अनुपात का नियम। अर्थात जो भी अणु बनते हैं, जो भी रासायनिक यौगिक बनते हैं, उनमें मिलने वाले सभी तत्वों या परमाणुओं के जो अनुपात है, उनका जो रेशियो है वो क्या होता है? एकदम बिल्कुल कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर उसमें डिसबैलेंस होता है तो फिर वो सारी चीजें, वो पानी नहीं बन पाएगा, पानी की जगह कुछ और दूसरा पानी बन जाएगा, उसका रेशियो बराबर नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं। अगर ये जो चाक है, अभी चाक बनाया, दुधिया बनाया, तो इसमें भी मात्रा सबकी है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। अब इसमें आप कहेंगे इनका कार्बन, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, इनमें क्या क्या मात्रा है? तो कैल्शियम की मात्रा 1 है, कार्बन की मात्रा 1 है और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो गई? 3 गुना हो गई। तो कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन के परमाणुओं का जो अनुपात लिखते हैं तो 1 संबंधे 3 होगा। अगर इनको अगर कैल्शियम को अगर गुना करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट चाक बनाने के लिए अगर इनको गुना करेंगे तो ये भी गुना होगा, ये भी गुना होगा, 3 गुना करते हैं तो 1 वाला भी 3 हो जाएगा, 1 वाला 3 हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 3 3
9 हो जाएगा। तो 3 संबंध 9 हो जाएगा। जिस अनुपात में ये बढ़ेगा उसी अनुपात में कार्बन भी बढ़ेगा, उसी अनुपात में ऑक्सीजन ही बढ़ेगा। इसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो आप इन नियमों को जानेंगे। अब इसके बाद है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या डाल्टन का परमाणु नियम, उसको भी आपको बताया गया है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसके बारे में भी हमने बताया था, पहले ही बताया कि सबसे पहले जो डाल्टन ने ही परमाणु की नींव डाली, तो परमाणु को उन्होंने बताया कि परमाणु को सबसे छोटा कण होता है। पहली बात उन्होंने बताया कि परमाणु क्या है, सबसे छोटा कण है, अति सूक्ष्मतम कण है। ऐसा छोटा कण है तो कैसा है कि उसको छोटा नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता? छोटा नहीं किया जा सकता है। उसको कहते हैं अविभाज्य। क्या कहते हैं? अविभाज्य कण, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। दूसरी बात उन्होंने बताया कि इतना छोटा होता है ना कि वो स्थिर रह ही नहीं सकता, अर्थात वो स्थिर नहीं रह सकता, स्थिर नहीं रह सकता। और ये ही रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। कौन भाग लेता है? परमाणु लेता है। तो ये जॉन डाल्टन ने इनके परमाणु की पूरी हिस्ट्री बता रखा अपने सिद्धांत में कि परमाणु अविभाज्य होता है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते। वो इतना छोटा है कि वह स्वयं स्थिर नहीं रह सकता है। और जब भी बात आती है रासायनिक अभिक्रिया की, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग हमेशा क्या लेते हैं? परमाणु लेते हैं। और ये बात बता दूं कि बहुत सारे जो परमाणु होते हैं ना, वो हमेशा संगठन के रूप में, अणु के रूप में ही रुकते हैं। तो अणु के रूप में जब रुकते हैं ना, तो वो कैसे रुकते हैं? कुछ ये परमाणु होते हैं कि वो सिंगल रह लेते हैं, कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जो सिंगल नहीं रह सकते। जैसे आर्गन है ना, आर्गन जिनान, ये सिंगल रह लेते हैं, इसको किसी तत्व की, किसी परमाणु की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हम हाइड्रोजन की बात करते हैं ना, तो ये हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता है, वो क्या करेगा? एक हाइड्रोजन मिला लेगा, ये 2 हाइड्रोजन रहते हैं, इसके रूप में, अणु के रूप में रहते हैं। तो जब हाइड्रोजन अणु के रूप में होता है ना, तो इसे कहते हैं H2 कहते हैं। इसको 2 अणु के रूप में रहते हैं, इसलिए द्विपरमाणु अणु कहते हैं। ये द्विपरमाणु अणु होता है। ऑक्सीजन को भी रखते हैं तो वो भी द्विपरमाणु के रूप में रहता है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन भी रखते हैं तो द्विपरमाणु रहते हैं। सल्फर रखते हैं, ये भी द्विपरमाणु के रूप में रहते हैं। फास्फोरस रखते हैं तो 4 परमाणु के रूप में रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे परमाणु होते हैं कि अगर वो अणु के रूप में, स्वयं के रूप में, अगर अणु के रूप में रहना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र नहीं रहते हैं। स्वतंत्र का मतलब उसमें 2 या 2 से अधिक मिलकर ही अणु बनते हैं। तो उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? तो हाइड्रोजन अगर अणु के रूप में रहता है, स्वयं में अणु के रूप में रहेगा तो 2 रहेंगे, 3 नहीं रहते हैं। ऑक्सीजन में भी 2 रहते हैं। क्लोरीन में, क्लोराइड ये होता है CN, ये भी 2 अणु के रूप में होते हैं, तो 2 परमाणु के रूप में होते हैं। नाइट्रोजन 2 परमाणु के रूप में, फास्फोरस 4 परमाणु के रूप में होते हैं, ऐसे ही होते हैं। तो इस प्रकार से वे परमाणु के रूप में मिल करके वो अणु बनाते हैं और स्थिर रहते हैं। तो ये हम लोग पहले भाग में, तीसरे भाग में इतना पढ़ा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इन सभी परमाणुओं को एक नाम दिया गया, और नाम देने के लिए पहले तो इसका ऐसे ही नाम रखा जाता था। उनका कुछ संकेत ऐसा होता था कि उसके आधार पर, जैसे हाइड्रोजन का संकेत ना, वो ऐसे होता था, एक गोला बना के शून्य बिंदु लगा दिया गया तो एक कार्बन हो गया। इसी तरह से क्लोराइड होता था तो ऐसे बना दिया जाता था तो ये क्लोराइड का चिन्ह हो जाता था। मतलब ऐसे उनके संकेत होते थे। तो ये पहले ऐसे थे, प्रारंभ में ऐसे संकेत होते थे। लेकिन आधुनिक में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने सहयोग द्वारा एक समिति बनाई। उस समिति का नाम दिया गया IUPAC पद्धति। क्या नाम दिया गया? IUPAC पद्धति। इसका अगर पूरा नाम बात करते हैं तो हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। याद रखेंगे आप, IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, ऑफ, पी से प्योर, ए से प्योर एंड इसका मतलब ये होता है, ए से अप्लाइड एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सी से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका नाम होता है पूरा नाम। तो इस समिति के अनुसार सभी जितने भी परमाणु हैं उनका एक संकेत बनाया गया, जिससे कहते हैं तत्वों का संकेत, तत्वों का संकेत। और ये जो संकेत बनाया गया वो सभी देशों के लिए हुआ, सभी जगहों के लिए हुआ। ये नहीं कि लंदन के लिए, अमेरिका के लिए कुछ और होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का संकेत H होता है, कार्बन का संकेत C होता है, सोडियम का संकेत Na होता है। अब ये कहाँ से बने? ये कुछ ग्रीक अक्षर होते हैं, ग्रीक भाषाएं होती हैं, उनके लैटिन नाम्स होते हैं। लैटिन नाम के आधार पर जैसे फास्फोरस का है तो कैलियम होता है। फास्फोरस का आप कहें कि फास्फोरस को हम पोटेशियम को K से 20 होना चाहिए, K से लिखते हैं। तो ये कैल्विन होता है, कैल्विन C, कैल्विन का K से होता है कैल्विन, इसलिए कैल्विन पहले से K के नाम से दिया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया कैल्विन पोटेशियम का। इसी प्रकार से सोडियम का नेगेटिव होता है, फिर आयरन होता है, लोहा आयरन होता है, लेकिन इसको फेरस, लैटिन भाषा में होती है, फेरस होता है। तो फेरस के नाम ले लिए गए। कुछ ऐसा है, कुछ शब्दों में अब एक ही अक्षर कुछ मिला, जैसे F फ्लोराइड का भी होता है पहला अक्षर, और फेरस का भी पहला अक्षर। तो जो पहले आ गए वो F हो गए, जो बाद में आए तो कहेंगे अरे ये तो F है, फिर इनका भी F लिख देंगे तो डिफरेंट नहीं हो पाया कि ये कौन फेरस है और कौन फ्लोराइड है। तो इसलिए जो बाद में आए ना उनके दो अक्षर ले लिए गए। पहले लिए गए दो अक्षर ले लिए गए। अब दो अक्षर, दूसरा अक्षर जब भी लिखते हैं वो स्मॉल लेटर से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्मॉल लेटर से। जैसे कैल्शियम का कार्बन का अगर C होता है, कार्बन का C होता है। अब लेकिन क्लोराइड का भी पहला अक्षर C होता है, लेकिन क्लोराइड दोनों का C रहेगा तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसका दो अक्षर क्लोराइड का ले लिया गया, Cl ले लिया गया, पहला दो अक्षर ले लिया गया। और जब भी दूसरा अक्षर लिखते हैं तो वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, है ना। जितने भी संकेत होते हैं तो अगर एक अक्षर वाला है तो वो कैपिटल लेटर से रहेगा ही, अगर दो अक्षर वाला है, दो से अधिक नहीं होते हैं तो दो अक्षर से अधिक जब हो गए तो फिर वो अणु में आते हैं, परमाणु नहीं होते हैं। तो अगर दो अक्षर है तो पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर क्या होगा? स्मॉल। जैसे बेटा फेरस है, Fe है, तो Fe में F कैपिटल से होगा और E स्मॉल से होगा। क्लोराइड है तो क्लोराइड में C कैपिटल से होगा, L स्मॉल से होगा। इस प्रकार से आप बेटा सभी जितने भी आपकी किताब में है तत्व हैं उनके तत्व और परमाणुवार तत्वों के संकेत आप याद करिए। हम अन्य चीज़ों को भी बताएंगे, अब इसके अगले भाग बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इसको अंत तक देखिए तभी वीडियो समझ में आएगी, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगी। और चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें।